वेलकम टू स्टडी लेबर। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए जो है ना एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपको हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन कराएंगे और 100 क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत मैंने आपको अभी तक 12 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है या आपने शेयर नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तो हमने करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 30, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। 13वें नंबर का क्वेश्चन। 13वें नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन ये है कि इसमें आपको ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना। ठीक है, क्या होता था कि पहले राष्ट्रीय झंडा, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है ना, उसको क्या करते, तिरंगे को हम दिन में फहराते थे और रात में क्या करते थे, उतार लेते थे। ठीक है, लेकिन अब वो व्यवस्था भी ख़त्म कर दी गई है। अब आप किसी भी समय, यानी दिन हो रात हो, आप उसको अपनी छत पे या आपके भवन पे, आप जहाँ भी चाहें वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको फहरा सकते हैं। ठीक है, पहले ये क्या था, ये सिर्फ दिन के वक्त फहराया जाता था और रात में इसको क्या कर लिया जाता, उतार लिया जाता था। तो यहाँ पर कह रहा है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। पहले तो समझिएगा, कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय झंडे को फहराना मौलिक अधिकार है, तो समझिएगा मौलिक अधिकार है। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है, अनुच्छेद 14 है कि अनुच्छेद 19 क्लोज ए, सब क्लोज ए है कि संविधान का अनुच्छेद 21 है कि अनुच्छेद 25 है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद हम आपका है ऑप्शन नंबर बी, 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए, यानी 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए ये कहता है कि आप राष्ट्रीय झंडे को क्या कर सकते हैं, अपने निजी भवनों के ऊपर क्या कर सकते हैं, फहरा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंतर्गत ये कहा गया है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, यानी कौन सा शांतिपूर्ण ढंग से आप स्वतंत्रता, बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ऐसा शांतिपूर्ण इकट्ठा होना। ठीक है, एकत्रित जनता जिसको हथियार नहीं रखना चाहिए, ये तो सजेशन दे रहा है, इस अधिकार का अभ्यास पर राज्य कानून बना सकता है। ये तो बात की बात है, हमसे क्या पूछा गया, बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है, ये वाला। ठीक है, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, पीली क्रांति, यानी आपसे क्या कहा, पीली क्रांति जो है ना, भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी ये पीली क्रांति है वो किससे संबंधित है। ठीक है, क्या कृषि उत्पादन से संबंधित है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है, कि मछली उत्पादन से संबंधित है या दलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, आपसे इसमें पूछा गया पीली क्रांति जो है ना किससे संबंधित है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ये जो है ना किससे संबंधित है, तिलहन उत्पादन के लिए। किससे संबंधित है ये आपकी, ये संबंधित है तिलहन उत्पादन के लिए, इसको याद रखना है, तिलहन उत्पादन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कृषि, किस उत्पादन के लिए भारत में चलाया गया था आपका, हरित क्रांति। याद रखना क्या चलाया गया था, हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति चलाया गया था फसलों को उत्पादन के लिए, जिसके तहत मुख्यतः 2 फसलें, एक तो गेहूँ, ठीक है, गेहूँ, दूसरा क्या, चावल, और सर्वाधिक इसमें क्या किया था, हमने गेहूँ पे फोकस किया था। ठीक है, तो हरित क्रांति जो है ना, इस वर्ष कौन सी थी, 1966 में इसको चलाया गया था हरित क्रांति को। और हरित क्रांति का अगर विश्व भर में जनक पूछा जाए, हरित क्रांति का जनक कौन है, तो है नॉर्मन बोरलॉन्ग। कौन है, नॉर्मन बोरलॉन्ग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉन्ग, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। देखिए अगर भारत की बात करें, किसकी बात करें हम, भारत की बात करें, तो अभी कुछ दिन पहले इनका निधन हुआ, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इनका नाम याद रखना, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। यानी कृषि में फसलों के उत्पादन में बात करूँ, हरित क्रांति से संबंधित वो गेहूँ से ज़्यादा फोकस थी, सेकंड उसमें क्या फोकस था, चावल पे। और ये कब शुरू की थी, 1966 में।
और इसका विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन था? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अब देखिएगा यहाँ पे, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर आपका बनेगा वो तो बनेगा तिलहन उत्पादन के लिए, ठीक है, क्या? तिलहन उत्पादन के लिए। अब इसको मैंने बता दिया। मछली उत्पादन को हम कहते हैं नीली क्रांति। कैसी क्रांति? नीली क्रांति। यानी नीली क्रांति को हम बोलते हैं मत्स्य उत्पादन, ठीक है। अब देखिए दुग्ध उत्पादन, यानी कि आपने सुना होगा दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति। क्या कहते हैं हम? श्वेत क्रांति। इसको याद रखना है, श्वेत क्रांति। इसके जनक मानते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन माने जाते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है, इनको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आपसे ये पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? यानी कुछ फसलें दे रखी हैं, गन्ना दे रखा है आपका, जूट दे रखा है आपका, गेहूँ दे रखा है आपका, मूंगफली दे रखी है। आपसे इसमें ये पूछ रहा है कि इनमें जो है ना कैसी भूमि होनी चाहिए? शुष्क भूमि। यानी शुष्क भूमि का मतलब होता है जहाँ पर बारिश की मात्रा कम होती है, ठीक है। जहाँ पर बारिश की मात्रा क्या होती है? कम होती है, वो भूमि कहलाती है हमारी शुष्क भूमि कहलाती है। उसमें हमसे पूछा गया इसके लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, यानी सबसे बेहतर फसल कौन सी मानी जाती है? तो यहाँ पर बात करेंगे हम गेहूँ, गन्ना है कि जूट है कि गेहूँ है कि मूँगफली है। तो इसके लिए राइट आंसर जो आपका बनेगा, इसके लिए राइट आंसर बनेगा आपका मूँगफली। ध्यान रखिए क्या आंसर बनेगा? मूँगफली। यानी मूँगफली फसल जो है ना वो क्या होती है? वो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ध्यान रखिएगा इसको। और ये जो है ना किसकी फसल है? ये खरीफ की फसल बोली जाती है। किसकी फसल? खरीफ की फसल, ठीक है, खरीफ फसल ही बोली जाती है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और ये रबी की फसल जो ना गेहूँ है, गेहूँ किसकी फसल है? रबी की फसल। इसको ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि अगर बात करें फसलों के प्रकार, तो फसलें दो प्रकार की पाई जाती हैं मुख्यतः। एक तो बोली जाती है जिसको रबी फसल, ठीक है, दूसरी बोली जाती है खरीफ की फसल, ठीक है। रबी की फसल के अंतर्गत रखिएगा जैसे कि हम गेहूँ रखते हैं, ठीक है, गेहूँ रखते हैं। और खरीफ की फसल के अंतर्गत जैसे हम रखते हैं आपका मूंगफली रखते हैं, मूंगफली के साथ साथ में क्या रखते हैं? हम मक्का रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की फसल कैसी है? खरीफ फसल। और यहाँ पर हमसे जो पूछा गया क्वेश्चन, तो उसका आंसर क्या बनेगा? मूंगफली, क्योंकि ये शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इसमें कहा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको ये बताना है भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि जहाँ पर सोयाबीन की सर्वाधिक पैदावार होती है वो राज्य कौन सा है? क्या महाराष्ट्र है, वो मध्य प्रदेश है कि पंजाब है कि केरल है? तो इसको यार आप आंसर ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको जो आंसर है ना वो क्या बनने वाला है? ये आपका सबसे अग्रणी राज्य जो है ना कौन सा है? एमपी है। कौन सा है? एमपी। इसके लिए राइट आंसर क्या बना हमारा? एमपी। यानी एमपी में क्या होता है? सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर केरल की बात करेंगे तो केरल में क्या होता है? रबड़। किसके लिए माना जाता है? केरल रबड़ के लिए, ठीक है। और आपका कर्नाटक का ध्यान रखिएगा। कर्नाटक किसके लिए माना जाता है? सर्वाधिक जो फसल होती है यहाँ पर कॉफ़ी। किसके लिए? कॉफ़ी, ठीक है। विश्व स्तर की बात करेंगे तो कौन सा देश है कॉफ़ी के लिए? ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील विश्व स्तर पे कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में कौन सा राज्य है? कर्नाटक, ठीक है। असम की तो आप जानते हैं, असम में किसका उत्पादन होता है? चाय का, ठीक है। असम में किसका उत्पादन होता है? चाय का। और यहाँ पर पाई जाने वाली दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग भी मिला हुआ है, ठीक है। जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ठीक है। फिलहाल इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसके लिए जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए, ये मैंने आपको पहले करा दिया क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान से दोबारा से देख लीजिएगा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? यानी आपको सन भी पूछी गई है। 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा, या 1982 के संविधान 46वें संविधान संशोधन द्वारा, या 1973 के 31वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसके लिए आपको आंसर बनेगा, आपको याद होगा, मैंने जैसे कि आपको पहले क्वेश्चन करा रखा है। इसका बनेगा 1978 में क्या है आपका 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? हमने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया था। और इसको क्या बना दिया हमने? अब इसको हमने संविधान के अंदर कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया। किसके अंदर दिया? कानूनी अधिकार का, ठीक है। मौलिक अधिकार से निकाल कर हमने इसको किसका दर्जा दे दिया? हमने कानूनी अधिकार का। और किस आर्टिकल में जोड़ा हमने इसको?
300 ए में जोड़ दिया या 300 का में इसको हमने ले जाके जोड़ दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, ठीक है, ये रिवीजन दोबारा से आ गया फिर भी आप ध्यान रखिएगा। कौन सा स्वर्ग से उत्पन्न जो है ना, स्वर्ग से उत्पन्न आपसे क्या पूछा गया, सेनानायक कहा जाता है। तो इसके लिए आपको याद रखना है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कौन कहा जाता है, ये आपका बनेगा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लासी का युद्ध, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो इसको ध्यान रखना, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, आपसे कब लड़ा गया था, तो इसके देखिए 1757 में, प्लासी का युद्ध 1757 में लॉर्ड क्लाइव और किसके मध्य, नवाब सिराजुद्दौला के मध्य, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव किसके मध्य लड़ा गया, ये क्लाइव और किसके मध्य लड़ा गया, ये कौन था, सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला को इसके जो होता है सिपाही क्या देता है, धोखा देता है, ठीक है, यानी सेनापति इसका धोखा देता है मीर जाफ़र, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए देखिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है, क्या आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में तेल की मात्रा होती है, यानी सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा किस में होती है, क्या वो मूंगफली में होती है, कि वो सोयाबीन में होती है, क्या सूरजमुखी में होती है, या तिल में होती है। तो आंसर रखिए, याद रखिएगा आप, इसमें किस में होती है, सर्वाधिक मात्रा तेल की वो होती है तिल में, ठीक है, तिल में क्या होती है, सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तेल की। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए ये आगे है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सामान्य, मतलब भारत से कौन सा उत्पाद क्या नहीं किया जाता, निर्यात नहीं किया जाता। इस शब्द को ध्यान रखिए, क्या है, निर्यात नहीं किया जाता है। क्या वो गेहूँ है, जिसको हम निर्यात का मतलब समझिएगा, निर्यात का मतलब होता है जब कोई वस्तु क्या करते हैं, अपने देश से बाहर किसी वस्तु को भेजना, क्या कहलाता है, निर्यात कहलाता है। अपने देश से किसी वस्तु को बाहर भेजना क्या कहलाता है, हमारा निर्यात कहलाता है। इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है आयात। आयात का मतलब क्या होता है, जब किसी वस्तु को अपने देश के अंदर, यानी कोई वस्तु विदेश से, कोई वस्तु क्या है, ये विदेश है, और विदेश से जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं अपने देश, यानी कि ये हमारा भारत है, भारत के अंतर्गत जब हम विदेश से किसी वस्तु को भारत के मंगवाते हैं तो वो कहलाता है आयात। और जब हम भारत से किसी चीज़ को भेजते हैं विदेश में, क्या कहलाता है, वो हमारा निर्यात कहलाता है। तो इसमें ये पूछा गया सिंपल आपसे, इसमें ये कहा गया आपसे, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी फसल ऐसी है जिसके उत्पाद को हम क्या नहीं कर सकते, निर्यात नहीं किया जाता भारत से। तो इसके लिए आंसर ध्यान रखिएगा, हम क्या नहीं करते निर्यात, दालें। हम दालें क्या करते हैं, दालें हम अपने देश के लिए इतनी उगा पाते हैं जो हमारे देश में क्या हो जाती हैं, खपत हो जाती है, जिसकी वजह से हम विदेश में इसका निर्यात नहीं कर पाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है, यानी आपसे तत्व पूछा गया, क्या क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन या सोडियम। तो आपको याद रखना है, इस यानी कि दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए जो सबसे उपयुक्त होता है वो कौन सा होता है आपका, इसको याद रखना आपको, कोबाल्ट। क्या होता है, कोबाल्ट, ठीक है, क्या होता है आपके लिए, कोबाल्ट। कोबाल्ट का मिट्टी में ज़रूर होना चाहिए, तभी दलहनी फसलों का उत्पादन सबसे अच्छा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। 25 करा दिया हमने, 26 की तरफ जाते हैं, ठीक है। 25 करा दिया हमने, 25 करा दिया, ये हमने करा दिया, और नहीं ये अभी नहीं हुआ, इसको देख लीजिए आप एक बार फिर से। आपसे कहा गया है भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि भारत में दालें जो है ना, किस राज्य में सर्वाधिक उगाई जाती हैं। तो उत्पादन कौन करता है, क्या आंध्र प्रदेश करता है वो, कि बिहार करता है वो, कि आपका मध्य प्रदेश करता है, कि राजस्थान करता है। तो इसका आंसर आपका बन जाएगा डी, राजस्थान क्या करता है, भारत में दालों का उत्पादन सर्वाधिक करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये तो मैंने आपको करा दिया है।
अब देखिए ये आपका रीजनिंग का, यहाँ से आपको क्या हो जाएगी, यहाँ से आपका रीजनिंग जो है ना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अभी तक जो आपने देखे थे, अभी तक आपने किसके क्वेश्चन देखे थे, अभी तक जो आपने क्वेश्चन देखे वो यहाँ तक किसके थे, जीएस के होंगे। ध्यान रखिएगा इसमें मिक्स मिलेगा आपको, जीएस भी मिल जाएगी, रीजनिंग मिल जाएगी, कहीं मैथ मिल जाएगा, सब आपको मिलेगा यहाँ पर। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंपल है क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। आपका ये क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया है, रैंकिंग से लिया है। किससे लिया है, रैंकिंग से। अब देखिए इसमें क्या है, बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति, कौन है, दीप्ति है। दीप्ति किधर से, बाईं ओर से 9वें स्थान पर है, तो बना लेते हैं हम इधर से दीप्ति। ये हमने क्या प्लेस दे दिया, 9 दीप्ति को दे दिया, ठीक है। हमने इसका लिया डी लिख लिया। अब बार वो करा कशिश दाईं ओर से कितनी है, दाईं ओर से कितनी है, 13वीं पे है। कशिश को देखते हैं हम, ये हमारी कशिश है 13वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है ये, 13, ठीक है। अब कह रहा है अपने स्थान परस्पर आपस में बदल लें। इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन आ जाए, कशिश आ जाए, और यहाँ पे कौन चली जाए, दीप्ति चली जाए, ठीक है। यहाँ पे कौन चली जाए, दीप्ति चली जाए। तो अगर इसके बाद दीप्ति बाईं ओर से 17वें स्थान पर हो जाती है, यानी दीप्ति का स्थान जो है ना, इधर से अभी कितना है, इधर से अभी जो है ना कितना है, 13वां है। इधर से कितना अभी स्थान है, 13वां, क्योंकि इन्होंने स्थान आपस में बदल लिए। अब दीप्ति का जो नया स्थान है वो किधर से, बाईं ओर से, यानी लेफ्ट हैंड से किधर कितना हो गया, 17। यानी अगर बात करें यहाँ से, तो अब दीप्ति का स्थान कितना हो गया, 17। तो हमसे पूछ गया दाहिने ओर से आपको कशिश का नया स्थान बताना है। किसका नया स्थान बताना है, कशिश का। अब देखिए जब भी किसी एक व्यक्ति की दोनों ओर से गिनती की जाए, दोनों ओर से पोजीशन दी जाए, तो क्या कर देते हैं, उसकी दोनों प्लेसों को हम जोड़ लेते हैं, और दोनों प्लेसों को हम जोड़ लेंगे और -1 कर देते हैं। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कितना बनेगा दीप्ति के लिए, 13 और 17, ठीक है। यानी दीप्ति के रैंक इधर से कितनी हो गई थी अब, 13, और इधर से कितनी होगी, 17। तो ये कितना बना आपका, 30। अब ध्यान रखिए आपने क्या किया यहाँ पे, आपको मैंने बता ही दिया था, ठीक है। आपने क्या किया है, 13 और प्लस 17 को आपको जोड़ दिया, कितना बना, 30, ठीक है, बता दिया मैंने आपको। अब देखो आपने किया क्या था इसमें, आपने किया ये था कि आपने दीप्ति को क्या किया था, यहाँ पे 2 बार जोड़ लिया। तो इसमें क्या करेंगे, -1, ठीक है। जब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, -1 कर दिया ना, तो जैसे हमने -1 किया तो कितना बनेगा, 29 बन जाएगा। कितना बनेगा ये, 29, ठीक है। इसका मतलब 29 क्या बता रहा है कि इसमें कुल मिला के कितने लोग शामिल हैं, 29 लोग शामिल हैं, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा है कि पंक्ति में दाहिनी ओर से कशिश का नया स्थान बताना है। अब कशिश का नया स्थान हमको निकालना है, तो क्या करना है, 29 टोटल हो गए। कशिश का स्थान कितना था उधर से, 9 था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 29 में से अगर हम 9 घटा दें तो इसका मतलब कितना बना, 20। लेकिन 20 अगर आपने कर दिया तो इसका मतलब क्या है, कशिश भी बाहर हो गई है, यानी कशिश भी क्या होगी, बाहर होगी। तो क्या करेंगे, +1, तो क्या बनेगा हमारा 21। इसका मतलब क्या है, नया स्थान कितना बनेगा, 21 बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम दोबारा से करते हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए बात ये है, ये कह रहा है कि बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाईं ओर से 9वें स्थान पर है। तो दीप्ति को हम ड्रॉ करते हैं। दीप्ति यहाँ से कितने स्थान पर है, 9वें स्थान पर। तो दीप्ति को मैंने बना लिया 9वें स्थान पर, ठीक है। 1 मिनट हम इसको देखते हैं, थोड़ा बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं। दीप्ति को हमने बनाया यहाँ पर, दीप्ति यहाँ से कितने स्थान पे बनी है, अब 1 मिनट दीप्ति देखते हैं, दीप्ति कितने स्थान पे है, 1 मिनट इसको देखते हैं। ओके, दीप्ति लेफ्ट हैंड से कितने स्थान पर है, 9वें स्थान पर, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, 9वें स्थान बना दिया, ठीक है। यहाँ पर कितना लिख दिया हमने, 9, और कौन बना दिया हमने, दीप्ति बना दी, ठीक है। अब देखिए अब आगे कहा है कि कशिश दाईं ओर से कितने स्थान पर, 13वें स्थान पर। तो कशिश के लिए हम बना लेते हैं, इधर से कशिश जो है ना, इधर से कशिश कितनी बनेगी, कशिश को देखिएगा यहाँ से कितनी बनेगी, कशिश आपकी यहाँ से कितनी बन गई है, 13वें स्थान पर। कितना है, 13 पोजीशन कशिश की, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा कि आपस में अपने स्थानों को क्या कर दें, बदल लें। यानी कि जो दीप्ति का स्थान था वो कशिश का हो जाए, और जो कशिश का स्थान था वो दीप्ति का हो जाए। अब देखिए यानी कि यहाँ पे कशिश था, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, अब यहाँ पर कौन बैठ गया, कशिश, और यहाँ पर कौन बैठ गई, दीप्ति, ठीक है। अब देखिए अब आगे बढ़ा, इसके बाद दीप्ति अपने बाईं ओर से 17वें स्थान हो जाती है। बायां मतलब लेफ्ट हैंड से दीप्ति कितनी हो जा रही है, 17वें। यानी कि यहाँ से बात करें तो यहाँ से दीप्ति 17वें स्थान पर हो गई है। ये पोजीशन कितनी है, दीप्ति की 17वां। अब देखिए जब किसी व्यक्ति की एक ही तरफ से 2 गिनती दी जाती हैं, यानी कि यहाँ पे बात करें कशिश की, यहाँ पे बात करें दीप्ति की, दीप्ति यहाँ पे कितनी दे रखी है,
13वां और यहाँ पे कितनी देखिए 17। इसका मतलब जब किसी एक व्यक्ति की दोनों तरफ से गिनती दी जाती है तो क्या करते हैं, हम दोनों प्लेसेस को जोड़ लेते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति 2 बार जुड़ गया है तो -1 कर देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम, 13 + 17 कितना बना हमारा यहाँ पर, 13 + 17 कितना बनेगा हमारा यहाँ पर 30। अब देखिए आपने क्या किया, कशिश को इधर से भी जोड़ लिया एक बार और कशिश को इधर भी जोड़ लिया, इसका मतलब 2 बार कशिश जोड़ दिया। तो कशिश है कितनी, 1, तो क्या करेंगे -1 कर देंगे तो कितना बनेगा 29। ये 29 क्या निकल के आया, इस समय पंक्ति में कितने टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कितने लोग कितने बैठे हैं 29। अब देखिए कुल मिला के 29 बैठे हुए हैं। अब आपसे क्या पूछा है, पंक्ति में दाहिनी ओर से कशिश का नया स्थान बताएं, कशिश का नया स्थान बताना है। अब देखिए कशिश का नया स्थान, इसमें देखिए ये दीप्ति का स्थान, कशिश का नया स्थान कहाँ पर है, कशिश का नया स्थान आपका ये रहा, कितना है 9, कितना है 9। हम क्या करेंगे -9 कर देंगे। जब हमने -9 किया तो इसका मतलब क्या, कशिश भी यहाँ से बाहर हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से काउंट करने पे कशिश का भी नंबर शामिल था, तो कितना बनेगा 20। अब हम क्या करेंगे, कशिश को हमें वापस लाना है तो क्या करते हैं +1, तो कितना बनेगा 21। तो रैंक कितनी है 21, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन तो चलते हैं। देखिए हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ज़रा देखिए, इसको आपने लाइन डायग्राम से किया, अब हम दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, इसमें जैसे कि आपको दीप्ति की दोनों पोजीशन लिख लेनी है। जैसे कहा दीप्ति बाईं ओर से 9वें स्थान पे, तो और दूसरा कौन कशिश, तो हमने दीप्ति के लिए क्या बना दिया यहाँ पर D और कशिश के लिए बना दिया हमने K, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे कह रहा है दीप्ति बाईं ओर से 9वें स्थान पर है, तो दीप्ति के लिए मैंने 9वां प्लेस लिख दिया। अब कशिश क्या है 13वें स्थान पर है, ठीक है, 13 लिख दिया हमने। भी अपने स्थानों को आपस परस्पर बदल लेते, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद दीप्ति बाईं ओर से 17 में हो जाती है, यानी दीप्ति का नया प्लेस कितना है 17वां, तो इसका हमें नया प्लेस बताना है। अब देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पे दीप्ति 9 से यहाँ पर कितना गया 17 प्लेस बना, इसका मतलब कितना हुआ +8 ऐड हुआ, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जितना यहाँ पर ऐड हुआ ना उतना ही इसमें ऐड कर देना, +8 ऐड करें तो कितना बनेगा 21, कितना बनेगा हमारा 21, इसका मतलब 21 बना, तो इसका मतलब क्या है हमारा राइट आंसर क्या बना 21, ठीक है। फिर से समझा रहा हूँ, दीप्ति का पहले वाला प्लेस कितना था 9, अगला वाला प्लेस कितना था 17 दीप्ति का, तो मैंने दोनों लिख दिए। कशिश का प्लेस कितना था 17 और नया प्लेस हमसे पूछा था, तो यहाँ से देखिए कितना जोड़ा है 8, ठीक है। 9 से 17 बनने में कितना जोड़ा 8, तो 13 में कितना जोड़ेंगे, ये कितना जोड़े, तो 13 में हमने क्या दिया सेम डिफरेंस जोड़ दिया 8, तो कितना बना ये 21। अगले क्वेश्चन तक देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा देखिए। 180 बच्चों की कक्षा में 1 मिनट क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि 180 बच्चों की कक्षा में जहाँ लड़कियाँ लड़कों से दोगुनी हैं, यानी कि अगर बात करें हम एक तरफ बॉयज़ ले लें, यानी बॉयज़ ये रहे हमारे और गर्ल हमारी ये रही, तो लड़कियाँ लड़कों से दोगुनी है। लड़का अगर 1 होगा तो लड़की कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। अब रुपेश लड़का, जो कि लड़का है, रुपेश कौन है, रुपेश लड़का है, शीर्ष से 34वें स्थान में 34वें, तो शीर्ष हमने इधर माना, इधर से ये कितने स्थान पर 34वें 34, ठीक है 34 हमने मार्क कर लिया स्थान पर है। यदि रुपेश के आगे 18 लड़कियाँ हैं, यानी इसके आगे जो है ना इधर की तरफ कितनी लड़कियाँ हैं 18 हैं, ठीक है 18 लड़कियाँ हैं, ये कौन है गर्ल है। और आपसे ये कहा है तो श्रेणी के पश्चात कितने लड़के हैं, यानी तो श्रेणी में उसके पश्चात कितने लड़के हैं, यानी इधर साइड कितने लड़के हैं। अब ज़रा देखिएगा, पहले हमको ये सॉल्व करना है कि आखिर में लड़के लड़कियाँ कितने हैं। तो देखो 1 और 2 कितना बना 3, अगर हम 3 बात करें, हमारा 3 यूनिट किसके बराबर 180 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 60, इसका मतलब यहाँ पर 1 यूनिट कितना आ गया 60, तो लड़के कितने हमारे हो गए 60, लड़कियाँ कितनी होगी हमारी 120, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 120 हमारी क्या होगी लड़कियाँ होगी, अब दोनों को जोड़ने को कितना बनेगा 180 बनेगा। अब यहाँ पर देखना, अब देखिए ये कह रहा है कि इससे पहले 18 लड़कियाँ थी, कौन थी 18 लड़कियाँ थी, 18 लड़कियाँ थी और यहाँ तक नंबर कितना बना 34, यानी 18 तो ये आगे, इसका मतलब क्या है 18 तो ये आगे, तो 34 में यहाँ पर कितने और होंगे, इसका मतलब जो यहाँ पर और जो शामिल होंगे, जो 34 रैंक बना रहे हैं, तो इसका मतलब कौन शामिल होंगे, लड़के शामिल होंगे। तो लड़के कितने शामिल होंगे, जरा देखो, अगर हम 34 में से 18 घटा दें, 34 में से 18 घटा दें तो हमें कितना मिलेगा 34 - 18, क्योंकि 18 लड़कियाँ हैं तो कौन होंगे, ये बनेगा हमारा 16, तो 16 यहाँ पर क्या होंगे इतने, यहाँ से यहाँ तक क्या होंगे 16, हम बदल के लिखते हैं मार्कर, यहाँ से यहाँ तक 16 क्या होते हैं, कौन होंगे लड़के होंगे। अगर 16 लड़के यहाँ पर आ गए ना, तो इसके बाद वाले लड़के कितने हैं, तो टोटल लड़के देख लीजिए, टोटल कितने लड़के निकले हमारा
60 लड़के निकले, तो हम क्या करेंगे 60 में से क्या करेंगे 16 इधर आ ही चुके हैं, हमें इधर वाले बताने हैं। 60 में से 16 घटा देंगे, 60 में से 16 घटाया 4 यहाँ पर आ गया, यहाँ पे कितना बचा 5, 5 में से गया कितना बचा 4, तो कितने लड़के हैं इसके बाद 44। आंसर क्या है हमारा 44। दोबारा समझा देते हैं, फिर से समझ लीजिएगा इसको। देखिए यहाँ पे बोला है कि 180 बच्चे हैं, ठीक है, कुल मिला के 80 बच्चे हैं, और जहाँ पर लड़कियाँ यानी कि लड़कियाँ क्या है दुगनी है, वाई अगर हमने बी और गर्ल को हमने जी मान लिया, तो ये गर्ल अगर वाई 1 है तो गर्ल कितनी है 2 है। तो अगर यहाँ बात करें 180 बच्चों में इनका डिवीज़न, तो ये बनेगा कितना 60, ये कितना बनेगा 120, ठीक है। अब ये बोला है कि इधर साइड से ना, इधर साइड से क्या हो रहा है कि रुपेश जो एक लड़का है, रुपेश जो है ना यहाँ से कितने नंबर पे है 34वें नंबर पे, ठीक है। अब क्या यदि रुपेश के आगे 18 लड़कियाँ हैं, यानी इधर साइड रुपेश के आगे इधर साइड कितनी है 18 गर्ल हैं, ठीक है, 18 लड़कियाँ हैं। तो आपसे ये पूछा रुपेश के बाद इधर साइड क्या होंगे, तो कितने पश्चात कितने लड़के होंगे। तो देखो सिंपल तरीका है, अब आसानी से समझ जाएंगे इसको। देखिए बात इसमें ये है कि अगर इधर 18 लड़के हैं, यहाँ तक से ये रुपेश का रैंक 34 है, तो इससे पहले 18 तो ये लड़कियाँ होंगी, तो लड़के कितने होंगे, क्योंकि 34 बना रहा होगा, तो इसका मतलब क्या करेंगे 34 में से अगर हम 18 घटा दिया, तो रुपेश सहित यहाँ पर लड़के कितने आपके बन रहे हैं 16। तो लड़के कितने यहाँ तक रुपेश को गिनते हुए कितने लड़के बन गए 16 लड़के। अगर यहाँ पे इस साइड अगर आ चुके हैं, तो इस साइड वाले क्या होंगे टोटल हैं कितने 60, तो 60 में से अगर आप 16 घटा दें, 60 में से आपने अगर 16 घटा दिया तो कितना बचा हमारा 44। तो 44 क्या होंगे इसके राइट हैंड में मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए आंसर क्या बनेगा हमारा 44, क्या आंसर बनेगा हमारा 44। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए चलिए आज इतने क्वेश्चन रखते हैं, अगले क्वेश्चन जो है ना हम कल कराएंगे। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ तक मैंने जो कराए हैं क्वेश्चन, इनको आप आराम से ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं दोबारा से। अगर कोई यहाँ पे मिस्टेक हुई हो या आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, तो आप क्या करेंगे हमारे उस वीडियो पे कमेंट कर देंगे और क्वेश्चन नंबर बता देंगे, सर ये क्वेश्चन में हमको दिक्कत आई है, इस क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, जो भी है आपको। और उससे पहले आप ये काम करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अगला वीडियो मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, टाटा बाय, टेक केयर।